चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर फर्स्ट। प्रत्येक लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन जो ही मोस्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे। 10 लेक्चर का एक वीडियो रहेगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर है जो अपने माल को 20% अधिक मूल्य पर क्या करता है, बेचता है और उस पे 7.14% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, डिस्काउंट जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो इसको 100% में ही दिया जाएगा। तो क्या करेंगे आप, डिस्काउंट अगर गिवन हो तो तुरंत ही उसको आप 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी कितने डिस्काउंट दिया, एक्चुअल रेट उसने लिया कितना। इतना तो 7.14% का डिस्काउंट दिया तो उसके पास कितना बचा था, 92.86%। ठीक है, ऑन द मार्केट प्राइस पे इतना डिस्काउंट दिया, तो अभी हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन नहीं। इफ ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर 390 रुपीज, यानी यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दी गई है 390 रुपीज की, तो बोला है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उस आर्टिकल का, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो तो इसमें हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं एक फार्मूला लगाकर। MRP इज इक्वल होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस, या इसी को फार्मूला आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100। ये ज़्यादा इजी रहेगा, आपको याद करने में तो बहुत ही आसान रहेगा इस फार्मूले को। सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इससे MRP निकलते। सेलिंग प्राइस 390 रुपीज़ की है इंटू 100 और डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जब किए आपने तो कितना है 92.86, क्योंकि यहाँ पे परसेंट लगा हुआ था, मैंने यहाँ पे परसेंट हटा दिया है। ठीक है, तो परसेंट हटाने के कारण 100 ऊपर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, 39000 अपॉन में 92.86 इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लेना आप 419.98। इसके बाद भी वैल्यू है, या कभी कभी आप पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे 3 डिजिट तक, यानी 3 अंकों तक लेंगे तो ये आपको इतना भी गेट हो सकता है 49.99। ठीक है, तो हम इसको एक्चुअल यानी 419 रुपये 98 पैसे हो या 99 पैसे, तो एक्चुअल इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 420 रुपये। ठीक है, पॉइंट को हम पैसे को कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ में। तो आपकी MRP जो है वो आ गई है 420 रुपये। अब यहाँ पे बोलता है कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू MRP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें शुरू पे ही क्वेश्चन पे दिया था अ ट्रेडर्स मार्क्स हिज गुड्स 20% एबव, यानी यहाँ पे मैं गुड्स का परसेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया हूँ। 20% अत्यधिक मूल्य पर वो क्या कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा MRP पे, MRP 420 हुआ इंटू 100 लेंगे और ये 120 हो गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 2 से ये कट गया तो 50 आया। देन 7 इंटू 50 करेंगे तो आंसर कितना, 7 पना 35, 750। इसका करेक्ट आंसर 750 हो जाएगा। आई होप को कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है, सीखना है, तो इसके लिए आपको पहली बात तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डिस्काउंट परसेंट निकालने का, MRP निकालने का, कॉस्ट प्राइस निकालने का और सेलिंग प्राइस। इन सभी का रिलेशन आपको पता होगा तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अदरवाइज स्किप करके छोड़ के चले जाना। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जब भी ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं तो इन पे अपने दिमाग को खराब नहीं करना है, आगे क्वेश्चन बढ़ना है, क्योंकि टफ के बाद हमेशा इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर अत्यधिक मात्रा में आप अपना समय बर्बाद कर दिए तो आपके आगे के जो क्वेश्चन वो छूट जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये होता है जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर एक नज़र में आपको समझ में आ रहा तो करें, अदरवाइज छोड़ करके आगे बढ़ें, फिर जो भी बचे क्वेश्चन वो लास्ट में कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वहीं पे इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम।
द वैल्यू ए प्लस बी ए माइनस बी इज, तो सिंपली क्या है, ये थर्ड आइडेंटिटी लगी सब संख्या 3। बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे बड़ा हिंट देखें, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए इस रूल में, ए हुआ और बी हुआ, दोनों वैल्यू सेम है। साइन अपोजिट अगर होते हैं तो इनको आपस में इंटू कर देना है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर ये कंडीशन तभी अप्लाई करें जब दोनों ही यूनिट सेम मिले, जैसे ए मिला बी, तो पहले साइन का इंटू कर लेना, तो माइनस आ गया, तो ये श्योर हो चुका कि आंसर वो होगा जिसमें माइनस होगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या करना, पहले को पहले से इंटू तो ए स्क्वायर हुआ, और दूसरे को दूसरे से इंटू तो बी स्क्वायर, तो यानी करेक्ट आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे देख लें ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सभी रॉन्ग है। समझ में आ गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, थर्ड आइडेंटिटी का फार्मूला ही याद कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये मतलब ये लिखा हो तो ये लिख सकते हो, या ये लिखा हो तो ये लिख सकते हो, बस। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 84% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ये 8th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज में चेंजेस लाया गया है। बोला गया कि 25 स्टूडेंटों में 84% जो छात्र हैं वो मैथ में रुचि लेते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो मैथ पे रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है, यानी रुचि उनकी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। तो पहली बात तो याद रखिए, मैं पहली क्वेश्चन बताया कि जब भी परसेंट दिया हो तो जैसे इंटरेस्टेड का परसेंट क्या है 84, तो अनइंटरेस्टेड का कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16% ऐसे छात्र हैं जिनको मैथ से कोई मतलब ही नहीं, रुचि ही नहीं उनको, तो कोई अदर सब्जेक्ट पसंद कर रहे होंगे। 16% हुआ, टोटल छात्र कितने हैं 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 16 का बोला है ना यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, हम यहाँ पे निकालेंगे, ये वैल्यू मान लेते हैं x है, ठीक है। तो 16 अपॉन कर देना है आपको 100, या यहाँ पे लिख सकते हैं आप 16 ऑफ 25%। 16 मतलब क्या, ये जो वैल्यू निकाले अनइंटरेस्टेड के परसेंट है, और ऑफ का मतलब होता है 16% था, ऑफ का मतलब इंटू 25/100। अब यहाँ से काट दिए, 25 चौको 100, 4 चौको 16, यानी 4 छात्र ऐसे हैं जिनको मैथ से रुचि नहीं, अनइंटरेस्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, कमेंट्स करिएगा अगर आपको समझ में आ जाए, कि यदि किसी क्लास में 50 छात्र हैं जिनमें से 60% जो छात्र हैं, 60% छात्र मैथ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बताना है कितने ऐसे छात्र हैं जो मैथ से इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को करना, वैल्यू मैंने चेंज की, 25 की जगह 50 कर दिया और 84 की जगह 60%, ठीक है। चलिए तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, इसका विस्तारित रूप लिखना है, तो यहाँ पे देखें वैल्यू लिखा है स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कभी भी किसी भी कहा जाए कि वेरिएबल का जब हम स्क्वायर करते हैं तो साइन जो होते हैं हमेशा प्लस में हो जाते हैं, मतलब जब इसका आंसर आएगा तो उसके शुरू के 3 फॉर्म जो होंगे प्लस में होंगे। अगर आप इस चीज को पहचान लें तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा जल्दी से ही। देखिए प्लस प्लस प्लस, इसका आंसर देखें। फिर पहली बात तो सभी साइन प्लस में होने चाहिए, तो देखें इसमें प्लस है, इसमें प्लस, इसमें प्लस, ठीक है, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें भी प्लस है, ये माइनस वाले तो बाहर हो गए। अब इन दोनों के बाद कौन सा क्लियर होगा, तो सभी के स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखा तो सभी के स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ बाई है अकेला तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब 4 1 9 जिसमें आएगा वो आंसर सही होगा। अब ये 2 रॉन्ग हो गए, इसमें 2 लिखा है तो ये भी बाहर हो गया क्योंकि 4 आना चाहिए था, तो एक करेक्ट आंसर तो पहला ही हुआ, 4 बाई का 1 और यहाँ 9, तो इसका करेक्ट आंसर ये। और इस प्रकार क्वेश्चन ये सॉल्व। देन इसके बाद इसको आप चाहें तो लॉन्ग फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये 5th आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्या है, 9th एनसीईआरटी से ये आइडेंटिटी ली गई है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें आप a की वैल्यू 2a लिखेंगे, 2x लिखेंगे, b की वैल्यू y और c की वैल्यू -3z।
इसको भी पुट करके सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर L एंड M आर पैरेलल। यदि L और M दोनों ही समांतर हो तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे x का जो आंसर होगा वो 109 होगा। रीजन क्या है, आखिर क्यों होगा ये तो आप जान लें। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बन रही है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एकांतर बाह्य कोण। जब क्या हो, दो लाइन पैरेलल हों, समांतर हों और उसमें इस प्रकार का शेप बने जेड आकार, वो भी बाहर वाले एंगल बराबर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में बाहर के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। देखिए सिमिलरली यही बन रहा है, ये और ये यहाँ 109 दिया है और यहाँ पूछा गया है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसी कारण से x यहाँ दिया है, यहाँ 109, तो x की वैल्यू ऑलरेडी 109 ही होगी। ऐसे ही इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही शेप बनेगा, ऐसे भी बन सकता है। ये तो था, ऐसे भी बन सकता है, तब भी जेड ही होगा। ठीक है, इस प्रकार इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी ऐसी होती है, यानी अगर यहाँ 40 डिग्री दिया है, पूछा गया यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तो ये 40 ही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर 109 होगा। इस चीज को याद रखें। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, हाँ, इसको अगर आप जानना चाहें कहाँ से है तो 9th NCERT में आप 6 चैप्टर में इस रूल को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप 7 CBSE के बुक में पढ़ सकते हैं, 8 में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 6। विच रेशनल नंबर आर शुड बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे विच यानी कौन सी संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है जिसको हम 821 में अगर इंटू कर दें तो हम वो संख्या x मान लिया, इसको इंटू कर दिए। देन द प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई के 20, जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए 1 से इंटू 21 का तो 21/8। इसका करेक्ट आंसर हो गया ये। आगे समझे, चलिए आपको रटना नहीं, बस सॉल्व करते जाना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि विच रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 13/2 सो द प्रोडक्ट गेट इज 3। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया। अगर आप थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट हैं तो आप इसका आंसर जरूर करेक्ट भेजेंगे। चलिए आप इसका आंसर दें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विल बी। यहाँ पे बोला गया कि इसका जो गिवन दिया गया है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये साइन देखेंगे, साइन में लिखा है इंटू, इसका मतलब होता है सभी वैल्यू को इंटू करना है और सॉल्व करना है। तो हम इनको जब भी कभी भी प्रोडक्ट दिया हो काफी रेशनल नंबर के बिट में, तो क्या करें, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते जाएं, तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको जल्दी से आसानी से मिल जाएगा। तो देखें 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, यानी करेक्ट आंसर जो आने वाला हो प्लस में आएगा। ठीक है, और कोई डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। फिर से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये भी कट गया। अब 3 से ये 3 हो गया फ्री। अब वैल्यू जो बची उनको देखते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ध्यान रखना न्यूमरेटर डेनोमिनेटर यही हो रहा, यानी अंश और हर को डिवाइड कर रहे हैं आपस में। जरूरी नहीं कि सामने सामने सभी जगह कट गए। अब लास्ट में जो वैल्यू बची है 1 और 2, इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके बताइएगा ना। 3/5 इंटू 14/9 इंटू 14/9 इंटू 10/7 इंटू 3/2। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अभी 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। बोला गया कि ऐसी कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर की एक खासियत होती है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। एक ट्रिक बताऊंगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 हुआ। सिर्फ आपको 10 तक लिखना है, सिर्फ 6 का स्क्वायर 36,
फिर यहाँ पे आए 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर अगर देखें तो 64, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। चलिए अब यहाँ से एक ट्रिक मिल गई। देखें स्क्वायर के यूनिट प्लेस देखेंगे तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 होता है, 5 होता है, फिर 0 होता है। यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर आ रहे हो तो इसका मतलब श्योर हो जाता है कि वो स्क्वायर ही होगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरे नंबर आए रेयर कंडीशन में 0 को छोड़ करके, एक चीज और हिंट है, 0 कितने आने चाहिए इवन में। अगर इवन में आ रहे हैं तभी स्क्वायर होगा, यानी दो नंबर 2 0 हैं। अगर यहाँ पे 3 0 आ जाए तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप वही कर लें, यूनिट प्लेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 है, 9 भी है, अरे 5 है, 5 भी है, 6 6 7 5 9 4 1 1 भी है, 5 भी है। देखिए शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर नहीं निकला। अब इसमें हम लॉन्ग ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो पहली बात ये कि अगर आपको याद हो स्क्वायर तो आप जान सकते हैं, तो ध्यान रखें 325 किसी के स्क्वायर नहीं होता, 941 किसी के स्क्वायर नहीं है और 675 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो 529 होना चाहिए कन्फर्म। ये 23 का स्क्वायर होता है, 23 को 2 बार इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये कन्फर्म कैसे हो, तो याद रखें जब ऐसी कंडीशन आए कि मतलब ये रूल भी अप्लाई हो गया, सभी नंबर मिल गए हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 2 मेथड होती हैं। एक होती है डिवीजन मेथड और एक होती है फैक्टराइज मेथड। इनका प्रयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 529 को हम फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करें एलसीएम से, 23 से इसको काटेंगे 23 आया और 23 से काटे तो 1 आया, तो इसका पेयर बन गया। जिस नंबर के पेयर बनेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और जिसके पेयर यानी जोड़े नहीं बनेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 325 को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 325 के एलसीएम निकालते हैं, देखिएगा 5 से 5 का 30, 5 5 25, 13 और 13। ये देखिए यहाँ पे 5 का तो पेयर बन रहा लेकिन 13 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। लेकिन 529 परफेक्ट स्क्वायर था। तो ये आप ट्रिक अप्लाई करके भी आप जान सकते हैं और इसी को आपको करना चाहिए, सबसे इजी मेथड है। अदरवाइज आप क्या करिए 40 तक स्क्वायर ही याद कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आप देख के जान जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे को तो सभी मेथड पता थी बट मैं सोचा कि इस रूल से अप्लाई करते हैं, तो इस रूल में तो कोई मिला ही नहीं क्योंकि वही आंसर दे दिया है, यूनिट प्लेस सेम दे दिया है कंफ्यूजन के लिए। इट्स ऑल राइट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट एट 343 अब देखिए ये क्यूब रूट पूछा है, यानी ये 0.343 ये रूट है और यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसको फाइंड करना है क्या होगा। तो अब याद रखें क्यूब आपको याद कर लेना है, मैक्सिमम आप 15 तक का क्यूब याद कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 का क्यूब जो होता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, फिर 3 के बाद 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब मतलब किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना क्यूब कहलाता है। ठीक है, फिर 8 का क्यूब कितना 512 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और ये 10 का क्यूब भी क्या होगा कितना, ये आपको क्यूब याद रखना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि क्यूब रूट बताइए, यहाँ पे देखें क्योंकि आपको आंसर अगर आपको क्यूब याद था तो आप जल्दी फाइंड कर लेंगे। ये देखिए 343 आपने देखा तो आप जान गए 7 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पॉइंट में आया है, ये श्योर हो जाता है कि 9 और 4 तो है नहीं क्योंकि ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर 343 पे देखें तो 7 आएगा। अब रही बात ये पॉइंट क्यों यहाँ आया तो उसका रीजन बता देता हूँ। 1 2 3 है टोटल नंबर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे पॉइंट पहले काउंट कर लिए यहाँ लिख लिए, फिर इसकी पावर देखेंगे, क्यूब रूट की पावर 3 होती है उसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक्चुअल पॉइंट पता चलेगा कि कितने नंबर बाद लगेगा। तो 3 में 3 का डिवाइड किया तो 1, यानी जो एक्चुअल पॉइंट लगना था तो 1 आफ्टर 1 डिजिट लगना था, इसलिए यहाँ पे लगा। आगे समझ में। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ इस नंबर का 1728 का आपको बताना है क्यूब रूट क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास काफी सारे मेथड है, एक तो यही डिवीजन और फैक्टर मेथड से आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें क्यूब रूट
क्यूब निकाल लें, उसको याद कर लें, देन उसके बाद इसका आंसर दे सकते हैं। अगला इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना, 10वां क्वेश्चन। 3x - 1 इज one factor of the given polynomial, then the other factor is, आपको बताना है कि यदि ये जो बहुपद दिया है इसका एक गुणनखंड 3x - 1 है, तो बताइए दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे दो फैक्टर होते हैं ना, इसका अगर आपको आंसर यहाँ से मिल जाए तो उनको आपस में इंटू करें तो यही नंबर आना चाहिए, यानी 3x² + x - 1। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करूंगा, क्वेश्चन के सोल्यूशन से आंसर को गेट करना, यानी प्राप्त करना। तो देखो कैसे, लास्ट में 1 लिखा है तो श्योर है कि जो नंबर आना है 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस नंबर को, ये जो फैक्टर दिया है, इसको मैं ऑप्शन से इंटू करूंगा। तो जैसे 1 का इंटू 2 में किया तो 2 आया, ये श्योर है 2 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। 1 का इंटू 1 में करूंगा तो प्लस माइनस माइनस -1, तो हो सकता है पहला वाला है, यहाँ पे आ गया है। 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, यहाँ चाहिए 1, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब शुरू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो लास्ट से हो गया, अब शुरू से, तो 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब 2 ऑप्शन में से कौन सा है, तो पहले में देखना, यहाँ 6 चाहिए, ध्यान रखना 6 चाहिए। तो 3 का जब 3 में इंटू किया तो कितना आ रहा था, 9x²। तो श्योर हो गया कि गलत है, क्योंकि हमको चाहिए 6 और आ रहा 9, ये भी रॉन्ग। अब बच गया ये, तो अब भाई कर लो ना, 3x - 1 का इंटू 2x + 1 से कर लो, 3 2 जा 6 और x² मिल गया, लास्ट से माइनस प्लस माइनस और 1 1 जा 1। तो आपको फर्स्ट और लास्ट देखना है बस, इसके बाद आपको ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम पहचानेंगे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो 6x² - 1 आ गया ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हुआ। हाँ, रही बात आपको करेक्ट करने के लिए कि आखिर ये वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लें, इतना ही आएगा श्योर। मैं कहता हूँ अगर आपसे 2 वेरिएबल्स का फैक्टर करना आता है, तो नहीं आता तो आप कमेंट्स करें, इसका भी हम जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। रही बात शॉर्टकट की, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप इंटू कर लेना है ना, 2x + 1। अब इसको पूरा का पूरा आप प्रोडक्ट करके यस नो पे आंसर करेंगे कि आया है कि नहीं, इतना आ रहा कि नहीं। देखना कैसे, पहले को पहले से इंटू, पहले को दूसरे से, ठीक है, फिर पहले को दूसरे को पहले, फिर से, फिर पहले को दूसरे से इंटू करें। देन उसके बाद वेरिएबल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह अच्छे से कर करके आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इस प्रकार 10 के 10 क्वेश्चन है कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।